जतिन टून्स। हिमालय की तलहटी में बसा छोटा सा बड़गांव गर्मी से तप रहा था। खेत सूखे थे, कुएं खाली थे और लोगों के चेहरों पर थकान की गहरी लकीरें थीं। इसी गांव के कोने में रहता था रमन, एक गरीब बढ़ई जिसकी मेहनत बहुत लेकिन किस्मत कमज़ोर थी। उसकी झोपड़ी टूटी दीवारों और छेदों वाली छत से बनी थी, जहां वो अपनी पत्नी शीलू और 8 साल के बेटे मोहित के साथ रहता था। रमन, कुछ काम मिला आज? हाँ, एक टूटी खिड़की ठीक की, 2 रोटियां मिली, गुजारा हो जाएगा। पापा, कल गुड़ लाएंगे? बहुत दिन हो गए मीठा खाए। रमन ने बेटे का सिर सहलाया, लेकिन अंदर से टूट गया। गरीबी ने उसके सपनों को जकड़ रखा था। बाहर आंधी उठ रही थी, जैसे प्रकृति कोई चेतावनी दे रही हो। रात गहराई तो हवा का स्वर और डरावना हो गया। अचानक तेज चीख जैसी आवाज के साथ तूफान पूरी शक्ति से गांव पर टूट पड़ा। माँ, बहुत डर लग रहा है। अंदर रहो मोहित, बाहर मत जाना। रमन छत पकड़कर खड़ा था, लेकिन कमजोर लकड़ी कब तक टिकती? एक तेज धमाके के साथ झोपड़ी का आधा हिस्सा गिर गया। शीलू, मोहित, पीछे हटो। तूफान 1 घंटे तक गांव को चीरता रहा। सुबह जब सूरज निकला तो बड़गांव खंडहर में बदल चुका था और रमन की झोपड़ी लगभग मिट चुकी थी। गांव वाले अपने टूटे घरों के सामने बैठकर रो रहे थे। ठाकुर देवदत्त के आलीशान घर का भी हाल बुरा था। हर तरफ सिर्फ मलबा पड़ा था। हम अपना घर तो बनाएंगे ही, लेकिन मैं गांव के बाकी लोगों की भी मदद करूंगा। लेकिन रमन, हमारे पास लकड़ी भी नहीं है। लकड़ी जंगल में है, हिम्मत यहाँ और साथ सब में। मैं भी मदद करूंगा पापा। रमन के इस फैसले ने बिखरे गांव में एक नई उम्मीद जगा दी। अगली सुबह रमन कुल्हाड़ी लेकर जंगल निकल गया। उसके साथ मोहित भी था। सूखी लकड़ी इकट्ठी कर दोनों शाम तक लौटे। इतना सब क्यों कर रहा है? अपने घर को देखे, दूसरों की क्या पड़ी है? लेकिन रमन रुका नहीं। उसने खुद सबके घरों के ढांचे बनाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के और लोग भी उससे जुड़ने लगे। रमन की पत्नी ने गांव वालों से कहा, हम सब मिलकर काम करेंगे तो 1 हफ्ते में घर बन जाएंगे। अकेले रमन करेगा तो कई महीना लग जाएगा। और फिर पहली बार बिखरा हुआ गांव एक साथ काम करने लगा। जब ठाकुर ने देखा कि सभी के घर बन गए हैं और उसका घर अभी भी टूटा है, तो उसके घमंड की दीवारें भी टूटने लगीं। रमन, मेरे घर का भी कुछ कर दो। गांव में सन्नाटा छा गया। सबको लगा रमन मना कर देगा। ठाकुर साहब, मैं आपका घर भी बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है? अब इस गांव में कोई भी अकेला नहीं रहेगा और जब कोई आपसे मदद मांगे, आप ना नहीं कहेंगे। ठाकुर ने सिर झुका लिया और मान गया। रमन की शर्त मानकर ठाकुर चुपचाप एक तरफ खड़ा रहा। दूसरी तरफ गांव के लोग अब एक टीम की तरह काम कर रहे थे। टूटे घरों की मरम्मत, लकड़ी काटना, दीवारें खड़ी करना, हर तरफ एक नई जान लौट रही थी। रमन भाई, ये लकड़ी कहाँ लगेगी? ये अम्मा के घर की दीवार के लिए है। पहले बुजुर्गों का घर खड़ा करेंगे, फिर बाकी का। और औरतें यहाँ मिट्टी गूंद है ताकि दीवारों पर लेप चढ़ सके। जल्दी काम होगा। पहली बार हर घर में हंसी की छोटी लौ जगी थी। तूफान ने जो तोड़ा था, इंसानियत उसे फिर जोड़ रही थी। शाम ढलने लगी। गांव के बच्चे खुश होकर खेल रहे थे और पूरा दिन का काम खत्म होने वाला था। लेकिन ठाकुर अपने टूटे घर के सामने खड़ा था, अपराध बोध में डूबा हुआ। मैंने कभी किसी की मदद नहीं की, इसलिए आज मेरा घर भी खाली खड़ा है। ठाकुर काका, रो क्यों रहे हो? बेटा, मैंने बहुत गलत किया है।
अगर मैं गांव के साथ होता तो ये दिन न देखना पड़ता। मोहित ने मासूमियत से ठाकुर का हाथ पकड़ा। उस छोटे स्पर्श ने भी ठाकुर के दिल की कठोरता पिघला दी। ठाकुर साहब, पछतावा शुरुआत है। बदला नहीं जा सकता पर सुधारा जा सकता है। कल सुबह आपका घर भी शुरू करेंगे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गांव फिर काम पर जुट गया। आज सबसे बड़ा काम ठाकुर के खंडहर पड़े घर की मरम्मत थी। रमन भैया, ठाकुर का घर तो बड़ा है, काम भी ज्यादा पड़ेगा। बड़ा है तो क्या, हाथ भी ज्यादा है, जल्दी हो जाएगा। और ठाकुर साहब, आप भी अब काम में हाथ बटाइए, अपना घर है। हाँ, आज मैं पीछे नहीं हटूंगा। जो गलती हुई है उसे मैं खुद ठीक करूंगा। हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा था। बच्चे पानी ला रहे थे, औरतें मिट्टी गूंद रही थी और मर्द लकड़ी के ढांचे तैयार कर रहे थे। रमन ने ठाकुर को एक लकड़ी का बड़ा तख्ता पकड़ाया। ठाकुर ने पहले झिझकते हुए फिर मजबूती से तख्ते को उठाया। ठाकुर साहब, इसे दीवार के सहारे खड़ा करिए, सीधा होकर लगना चाहिए। ऐसे या थोड़ा दाहिने? हाँ, बस इसीलिए कहते हैं, जब हम साथ में मिलकर कोई काम करते हैं तो वो काम आसान हो जाता है। ठाकुर अपने जीवन में पहली बार मजदूरों के साथ खड़ा होकर काम कर रहा था। उसके हाथ सख्त नहीं थे, लेकिन उसके भीतर का घमंड पहली बार टूट रहा था। देखो तो सही, आज ठाकुर खुद ईंट उठा रहा है। दुनिया बदल रही है भाई। थोड़ी देर में ठाकुर का घर आकार लेने लगा और कुछ ही दिनों में गांव वालों की मदद से पूरा घर बनकर तैयार हो चुका था। अब लगभग गांव के सभी लोगों के घर बन गए थे। गांव की एक समस्या समाप्त हुई ही थी कि उनके सामने एक और बहुत बड़ी समस्या आ गई। गांव के लोगों के घर तो बन गए, लेकिन इस तूफान के कारण सभी के अनाज नष्ट हो गया था। ठाकुर साहब, गांव में खाने के लिए कुछ नहीं है। यदि आपके पास कुछ अनाज हो तो गांव की मदद कर दीजिए। क्यों नहीं, इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। वैसे भी मैंने गांव वालों के ऊपर बहुत जुर्म किया है। रमन ने ठाकुर की मदद से गांव वालों को कुछ दिनों का अनाज तो दिला दिया था, पर उतने में कुछ ही दिनों का गुजारा हो सकता है। रमन भाई, इतने कम अनाज में कितने दिनों का गुजारा होगा? हमें जल्द ही कुछ करना होगा, वरना फिर वही दिन देखने पड़ेंगे। हाँ रमेश, तुम सही कह रहे हो। हम सभी गांव वालों को खेती करनी होगी, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। रमन और गांव के लोगों ने खेती करने की ठान ली। अगली सुबह सुबह सभी गांव वाले खेत निकलने के लिए तैयारी करने लगे। मोहित, बीज की बोरी लेकर आओ। आज बीज बोने के लिए हमें जल्दी निकलना होगा। हाँ पापा, अभी लेकर आता हूँ। रमन, ज्यादा मेहनत मत करना। गौरी, जल्दी करो। हाँ, अभी आई रमेश। सभी गांव वाले अपने अपने बैल लेकर खेत की ओर निकल पड़े। रमन भाई, खेत थोड़ा गीला है, हल आराम से चलाइएगा। पिछली बार मेरे बैल फिसल गए थे। हाँ रमेश, ठीक कह रहे हो। वैसे भी मैं खेती बहुत सालों बाद कर रहा हूं। सभी लोग अपने अपने खेत में हल चलाने लगे और खेत की बुआई की, जिससे फसल समय पर उगाया जा सके। सभी गांव वाले अपने अपने खेतों की बुआई की और जब थक गए तो सब एक पेड़ के नीचे बैठकर साथ में भोजन करते और कुछ बातें।
गौरी भाभी, आज की सब्जी तो बड़ी स्वाद है। स्वाद सब्जी में नहीं रमन भाई, सब साथ बैठकर खा रहे हैं उसी में है। सही कह रही हो, घर पर अकेले खाएं तो पेट भरता है, यहाँ सबके साथ बैठें तो मन भी भर जाता है। मुझे तो यहाँ ज्यादा अच्छा लगता है, पेड़ की छांव में खाना और आप सबकी बातें सुनना। बिल्कुल ठीक कह रहा है मोहित, बच्चों को ऐसे ही माहौल में बड़ा होना चाहिए। आजकल तो बच्चे फोन में ही बड़े हो जाते हैं, मिट्टी और खेत से उनका रिश्ता ही टूटता जा रहा है। हाँ रमन भाई, डर सा लगता है, कल को ये खेत किसके रह जाएंगे यही सोचता हूँ। मैं तो खेत छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा काका। अरे अभी से वादा मत करवा लो इससे, पर अच्छा लगता है सुनकर। जहाँ मेहनत की इज्जत होती है वहीं आदमी टिकता है, और ये खेत हमें कभी भूखा नहीं रखेंगे। बस भगवान साथ दे और ये एकता बनी रहे। अगर सब ऐसे ही साथ रहें तो गांव सबसे अच्छा रहेगा। सब लोग खाना खाकर फिर काम में जुट गए। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पार्ट 2 में देखिए हम गांव वालों ने कैसे खेती करके अपने और अपने परिवार के जीवन को बचाया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगले हिस्से के लिए जुड़े रहिए।